web development course where we are gonna start from the scratch. तो आप लोगों को कोई चिंता नहीं करनी। अगर आप लोगों को वेब डेवलपर क्या करता है, कैसे बना जाता है वेब डेवलपर, क्या क्या पढ़ना पड़ता है उसके लिए, कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजीज लेटेस्ट हैं, क्या यूज़ करूं क्या नहीं करूं, सब कुछ हम इस कोर्स में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस कोर्स में हम सब कुछ कवर करेंगे ए से लेके जेड तक। तो अगर आपको इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज सेव करो। ठीक है, तो आपको जब भी मैं नई वीडियोस डालूंगा इस प्लेलिस्ट में तो आपको नोटिफिकेशन की वजह से पता चल जाएगा। ठीक है, और एक और मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ, अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट को देखते हो तो आप लोग अपनी खुद की वेबसाइट फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक खुद बना सकोगे। अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट ही बनाना चाहते हो, अगर किसी वेबसाइट का क्लोन बनाना चाहते हो जैसे कि Amazon, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट, फुल स्टैक वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट लाइक एयरबीएनबी, मेक माई ट्रिप, कोई भी, या फिर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, सारी वेबसाइट्स बहुत इजीली बना पाओगे। ठीक है, तो फिर हम क्या करने वाले हैं इस कोर्स में? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे HTML से। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस कोर्स को HTML से। अब HTML क्या होता है? देखो, इस वीडियो में this is just an introductory video where we are going to discuss about different technologies of like whatever we are going to study in this course, right? So हम इस कोर्स में HTML पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम CSS पढ़ेंगे, फिर JS पढ़ेंगे। ठीक है, HTML, CSS। तो HTML stands for Hypertext Markup Language, CSS stands for Cascading Style Sheets, and JS stands for JavaScript. अब HTML क्या है? देखो, एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। HTML stands for Hypertext Markup Language, तो सबको पता होता है। पहला पॉइंट, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जहाँ पे हम टैग्स और एट्रीब्यूट्स की मदद से हम क्या करते हैं, एक वेब पेज को स्ट्रक्चर देते हैं। एक वेब पेज को स्ट्रक्चर देते हैं। एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल देखेंगे, विकिपीडिया पे जाएंगे। ठीक है, wikipedia.org पे जाएंगे, ध्यान से देखना। ये विकिपीडिया एक हेडिंग है, राइट? ये एक हेडिंग है, ये एक हेडिंग है, राइट? ये एक सब हेडिंग है, और यहाँ पे थोड़े लिंक्स हैं, राइट? यहाँ पे हमारे पास एक थोड़े 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 लिंक्स हैं, राइट? इसका कलर ब्लू है, इसका कलर ब्लैक है, यहाँ पे एक बीच में इमेज है, फिर एक इनपुट टैग है जहाँ पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, फिर एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, राइट? तो जो सेक्शन है, हेडिंग है, फिर एक सब हेडिंग है, बीच में एक इमेज है, यहाँ पे लेफ्ट में कुछ लिंक्स हैं, राइट में कुछ लिंक्स हैं। ये सब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी वेबसाइट का? मतलब अगर तुम बनाना चाह रहे हो तो कैसे डिफाइन करोगे? कैसे करोगे? HTML की मदद से करोगे। ठीक है, कैसे करोगे? HTML की मदद से करोगे। ठीक है, स्टाइलिंग कैसे करोगे? इसको ब्लू कलर देना है, इसको, ये इमेज को यहाँ लगाना है, और ये इसके बीच में इतना गैप देना है, ऊपर से थोड़ी सी इतनी स्पेस, यहाँ से इतनी स्पेस। ये सब कैसे करोगे? CSS की मदद से करोगे। ठीक है, CSS की मदद से करोगे। अब फंक्शनैलिटी डालनी है, वेबसाइट को डायनेमिक बनाना है, कैसे करोगे? जैसे यहाँ पे मुझे कुछ सर्च करना है, लेट्स से क्या सर्च करोगे? मैग्नस कार्लसन, कुछ है, मैग्नस कार्लसन, सी चेस ग्रैंड मास्टर, बॉर्न इन 1990। सर्च करा, उसने अपने डेटाबेस में उस बंदे को सर्च करा जिसका मैंने यहाँ पे नाम लिखा है। फंक्शनैलिटी है, राइट? वेबसाइट को डायनेमिक बना रहा है। तुमने जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी का हल्का सा दरवाजा, मतलब दरवाजा लगाया, ऊपर की विंडशील्ड लगाई, सब कुछ लगाया, फिर उसमें पेंट करते हैं, दरवाजा लगाया, पूरा उसका ढांचा बनाया, सब कुछ करा, वो इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करा, वो तुमने कर दिया HTML से। गाड़ी को कलर दे दिया, यहाँ से ये वाला ग्रेडियंट का कलर लगा दिया, यहाँ से कुछ लगा दिया, वो सब हमने CSS से करा। उसमें इंजन लगता है, हम पैडल दबाते हैं, ब्रेक लगता है, दूसरा पैडल दबाते हैं, स्पीड बढ़ती है, वो उसकी फंक्शनैलिटी है, राइट? वो हम किससे कर रहे हैं? जावास्क्रिप्ट से। तो ये वेबसाइट के टर्म्स में मैंने तुमको एक चीज समझाई है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गई होगी चीज। ठीक है, तो हमको JS भी पता है, जावास्क्रिप्ट से तुम वेबसाइट में फंक्शनैलिटी डाल सकते हो, उसको डायनेमिक बना सकते हो। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से ये एक बटन है, लेट्स से ये एक बटन है। ठीक है, बटन को डिफाइन कैसे करोगे? बटन को डिफाइन कैसे करोगे? HTML से करोगे कि यहाँ पे मुझे एक बटन लगाना है सेव का, है ना? और फिर उसके बाद एक बार बताओ, इसको मैंने ब्लू कलर से लिखा है, ये मैं किससे करूँगा?
कलर किससे दूंगा? कलर दूंगा CSS से। बटन डिफाइन कैसे करूंगा? HTML से। अब जब मैं सेव बटन पे यूजर क्लिक करेगा तो उसका डेटा सेव हो जाना चाहिए। जो डेटा सेव होगा, जो डेटा सेव होगा वो कैसे होगा? जावास्क्रिप्ट की मदद से होगा। तुम जाओगे अपने जो भी हम जहाँ भी लिख रहे होंगे, कोड एडिटर जिसका भी यूज कर रहे होंगे, वहां पे ना मैं जावास्क्रिप्ट से कुछ फंक्शनैलिटी लिखूंगा जिससे यूजर का डेटा सेव हो जाए। आ रही है बात समझ में? आई थिंक जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML का मतलब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम इस प्लेलिस्ट की शुरुआत में सबसे पहले पढ़ेंगे HTML। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे CSS। फिर उसके बाद ना हम पढ़ने वाले दो फ्रेमवर्क CSS के। कौन कौन से होंगे वो फ्रेमवर्क्स? पहले हम पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप। ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे? बूटस्ट्रैप, ये एक फ्रेमवर्क होता है CSS का। ठीक है, दूसरा फ्रेमवर्क हम पढ़ने वाले हैं टेलविंड। टेलविंड ज़्यादा डिमांड में है और मैं भी खुद टेलविंड प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, बहुत मज़ा आता है टेलविंड यूज़ करने में। ठीक है, लेकिन फिर ये एंड ऑफ द डे तुम्हारा डिसीजन है, तुम बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाहते हो, तुम टेलविंड यूज़ करना चाहते हो, तुम CSS यूज़ करना चाहते हो। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, जब हमें पढ़ेंगे तब हम समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो इन तीनों को हम पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, अच्छे अच्छे UIs बनाएंगे, एक दो वेबसाइट का क्लोन भी बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स देखेंगे। ठीक है, और उस फंडामेंटल्स जो हमारी बेसिक नॉलेज होगी जावास्क्रिप्ट की, उसको हम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, इवेंट लूप्स, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में जब हम पूरा जावास्क्रिप्ट को कॉन्कर कर देंगे, अब उसके बाद ना हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे jQuery। जावास्क्रिप्ट के बाद हम पढ़ेंगे jQuery, जो कि एक लाइब्रेरी है जो आपके सिंटेक्स, जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स को ना छोटा कर देती है। हम jQuery भी देखेंगे इस कोर्स में। ठीक है, अब फिर उसके बाद भी एंड ऑफ द डे डिसीजन तुम्हारा है, तुम jQuery यूज करना चाहते हो jQuery यूज कर लो, जावास्क्रिप्ट यूज करना चाहते हो जावास्क्रिप्ट यूज कर लो। बात एक ही है, फंक्शनैलिटी तुम किसी में भी लिखो, फंक्शनैलिटी वही होगी। सिंटेक्स छोटा करना है, मतलब एंड ऑफ द डे तुम्हारा डिसीजन है, तुम किस चीज से कंफर्टेबल हो, राइट? ठीक है, तो jQuery क्या होता है, हम सारा ज्ञान इसी प्लेलिस्ट में प्राप्त करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कहते हैं, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम क्या देखेंगे इस कोर्स में? उसके बाद हम गूगल, सॉरी, एक नया पेज ऐड करते हैं। उसके बाद हम इस कोर्स में गूगल APIs को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, गूगल APIs को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। कौन से APIs की बात कर रहा हूँ? देखो, एक गूगल की एक वेबसाइट है जहाँ पे वो गूगल ना हमको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ APIs, जहाँ पे हम कॉल करके बहुत सारे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी वेबसाइट पे ड्राइव को वो कर सकते हो, जैसे कोई यूज़र आया तुम्हारी वेबसाइट पे, लेट्स से कुछ इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है। ठीक है, तो वहाँ पे तुम एक बटन दे दोगे जहाँ पे यूज़र अपनी ड्राइव से कुछ भी अपलोड कर सकता है तुम्हारी ड्राइव पे। तो वो कैसे करोगे? या फिर तुम अपना कॉन्टैक्टस का पेज बनाना चाहते हो और वहां पे तुम मैप इंटीग्रेट करना चाहते हो ताकि यूजर अपना लोकेशन उसमें डाल सके विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप। तो गूगल मैप कैसे इंटीग्रेट करोगे? या फिर गूगल एनालिटिक्स API होता है एक, वो कैसे इंटीग्रेट करोगे? बहुत सारे API, सब बहुत सारे। ठीक है, हम चेक करेंगे, और मतलब कैसे API कीज जनरेट करी जाती हैं, क्या क्या स्टेप्स लगते हैं अकाउंट बनाने में, कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो उसको अपने अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, तो वो देखेंगे। फिर उसके बाद क्या देखेंगे? थोड़े बहुत सोशल प्लगइन्स देख लेंगे। जैसे तुम्हारे लेट्स से तुम्हारा कोई प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है जहाँ पे तुम प्रोडक्ट्स बेचते हो। ठीक है, और तुमने कुछ इंस्टाग्राम पेज बना रखा है, तुम उसे इंस्टाग्राम पेज को अपनी वेबसाइट के साथ अटैच करना चाहते हो, वो कैसे करोगे? इंस्टाग्राम किट, फेसबुक किट, ट्विटर किट कैसे इंटीग्रेट करी जाती है, वो भी हम देखेंगे इस कोर्स में। ठीक है, उसके बाद हम डिप्लॉयमेंट देखेंगे, कैसे एक स्टैटिक वेबसाइट को AWS या फिर गूगल क्लाउड पे डिप्लॉय करा जाता है, कैसे आप GoDaddy या फिर कोई भी डोमेन होस्टिंग वेबसाइट पे आप उसको मतलब खरीद के कोई होस्टिंग प्लान लेके कैसे डिप्लॉय कर सकते हो, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा मॉड्यूल नंबर 1, जिसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये सारी हमारी बेसिक चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें सबको आनी चाहिए अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो, और अगर आप कहना चाहते हो किसी को कि हाँ मैंने वेब डेवलपमेंट कोर्स पूरा करा है, तो ये आपका मॉड्यूल 1 होगा। ठीक है, जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे? HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, टेलविंड, जावास्क्रिप्ट, jQuery, ये सब चीज़ों के बाद हम क्या करेंगे?
हम अपने कोर्स को नया मोड़ देखेंगे, फिर हम एक लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे। वो लाइब्रेरी कौन सी होगी? वो होगी रिएक्ट जेएस। हम रिएक्ट जेएस के बारे में भी शुरू से शुरू करेंगे और इसके हर कंसेप्ट को डीपली समझेंगे। फिर उस रिएक्ट जेएस के बाद हम नोड जेएस और मोंगोडीबी देखेंगे। अब ये रिएक्ट क्या है यार? रिएक्ट और ये नोड जेएस, ये मोंगोडीबी, ये सब क्या है? एचटीएमएल सीएसएस जेएस तो फिर भी सुना हुआ था, ये सब चीजें तो फिर भी सुनी थी मॉड्यूल 1 वाली। ये मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। चलो फिर देखते हैं क्या है, ठीक है। तो हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूँ उसके बारे में। पहले हम देखेंगे रिएक्ट जेएस। अभी रिएक्ट जेएस ना एक लाइब्रेरी होती है। क्या होती है? एक लाइब्रेरी होती है। क्या करते हैं इस लाइब्रेरी से? देखो ये ना जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो यूजर के इंटरफेस को बनाने में मदद करती है। यूजर का इंटरफेस मतलब, अरे यार, फेसबुक की वेबसाइट है, तुम जाते हो, पोस्ट लाइक करते हो, वो सब पूरा सब देखते हो, वीडियो देखते हो, रील्स रील्स उसमें देखते हो, रील्स उसमें यार इंस्टाग्राम पे भी आती है। मतलब ये सब जो तुम यूज कर रहे हो, ये यूआई तो है, यूजर इंटरफेस ही तो है। ये तुम्हारे यूज करने के लिए जो चीज बनाई गई है, जो चीज तुम्हें दिख रही है, तुम्हें बैकएंड फंक्शनैलिटी नहीं दिखती, राइट? तुम्हें बैकएंड फंक्शनैलिटी नहीं दिखती। बैकएंड फंक्शनैलिटी हम हैंडल करेंगे नोड जेएस से, ठीक है। बैकएंड फंक्शनैलिटी हम हैंडल करेंगे नोड जेएस से। और यूआई किससे बनाएंगे? यूआई हम बनाएंगे रिएक्ट जेएस से। आई बात समझ में? तो ये किसने बनाया इसको? फेसबुक ने बनाया। किसने बनाया? फेसबुक के डेवलपर्स ने बनाया इसको। अब पता है क्या, ये एक डिक्लेरेटिव, एफिशिएंट और एक फ्लेक्सिबल लाइब्रेरी है जो कि ना रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स बनाने में मदद करती है। इसका यूज करके डेवलपर्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स यूआई बना सकते हैं, ठीक है। जिसकी मदद से तुमको ना क्या करते हैं, आइसोलेटेड पीसेस का मतलब कंपोनेंट्स में तुम एक यूआई को कंपोनेंट्स में बदल सकते हो, ठीक है। जो कि कोड को मैनेज करना और अंडरस्टैंड करना ना बहुत आसान बन जाता है, ठीक है। अब एक चीज समझाता हूँ तुमको। तुमने एक पेज देखा, दिखाता हूँ। जैसे एक एक ही पेज है, ठीक है। अब एक वेबसाइट एक पेज की तो होती नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल पेजेस होते हैं। तुम क्लिक करते हो, दूसरे पेज में चले गए, फिर वहां पे क्लिक करा, तीसरे पेज में चले गए। तो हर एक वेबसाइट पे एक नैप बार होता है, एक ऊपर का सेक्शन होता है ना, जहाँ पे होम पेज, अबाउट पेज, ऊपर कुछ लिखा होता है ना, बहुत सारी चीजें। जैसे तुम्हें दिखाते हैं कौन सी वेबसाइट चले? एयरबीएनबी पे चले? चलो एयरबीएनबी पे चलते हैं। एयरबीएनबी, लेट्स गो। तो एयरबीएनबी की वेबसाइट दिखाता हूँ। देखो इसकी बात कर रहा था, ये इसका नैप बार है, राइट? ये इसका नैप बार है। अगर मैं फॉर्म्स पे क्लिक करूँ, देखो एयरबीएनबी वैसे का वैसा ही रहा। नीचे का कंटेंट लोड हुआ, जहां के कंटेंट लोड होने की जरूरत है ना, वहीं का लोड हो रहा है। देखो ध्यान से देखो, अमेजिंग व्यूज में ये लोड हुआ। हम समझेंगे इस चीज को। मैं तुम्हें एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इसमें तुमने एक चीज को एक बार कोड कर दिया ना, उसको तुम बहुत बार रीयूज कर सकते हो। रिएक्ट जेएस इसमें बहुत एफिशिएंटली काम करता है। एसपीए क्या होता है, वर्चुअल डॉम क्या होता है, कुछ टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे। वर्चुअल डॉम क्या होता है, ठीक है। और सॉरी, इसकी थिकनेस थोड़ी कम कर देते हैं, ठीक है। प्रॉप्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स जो आप इतनी बार बोल चुके हो वो क्या होता है, सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। कंटेक्स्ट एपीआई क्या होता है, हुक्स क्या होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रिडक्स क्या होता है, सारी चीजें ए टू जेड देखेंगे। और हर एक चीज को समझने के बाद ना उसके लिए हल्की सी एक मिनी एप्लीकेशन या छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, मेजर प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। सारी चीजें देखने वाले हैं इस कोर्स में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आई थिंक रिएक्ट जेएस को हल्का सा समझ पा रहे होगे तुम, ये क्या करता है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग तो आ गई होगी, राइट? इट्स जस्ट अ लाइब्रेरी विच वाज डेवलप्ड बाय Facebook developers. Okay, it's a library, and there is one more framework actually used for building UIs that was developed by Google. That is Angular. We won't be seeing this. Why we won't be seeing this? That we will be understanding when I'll be introducing module 2. What are the differences between these two things? That is, one is library and one is framework. Okay. What are its advantages? What are its disadvantages? We will just look into that at that time, not right now. Okay. Now, what is this Node.js? What is this Node.js? Node.js क्या है? देखो, Node.js एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है जो सर्वर साइड एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो एक सर्वर साइड एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। इसका काम होता है जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जावास्क्रिप्ट को ना ब्राउजर के बाहर सर्वर पे रन करने में मदद करता है। ट्रेडिशनल तौर पे कहा जाए, एक जावास्क्रिप्ट क्या होती है? ब्राउजर बेस्ड लैंग्वेज थी, राइट? अब लेकिन ना Node.js ने ना इसे बाहर निकालकर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में यूज करने का रास्ता दिया। अब देखो, रिएक्ट से तो तुम वो बना दोगे, यूआई बना दोगे, ठीक है।
नोड जेएस से तुम बैकएंड बनाओगे। जैसे अगर मैं रिएक्ट से जैसे फेसबुक बनाई, एफबी बनाया तुमने, ठीक है, एक पोस्ट है, वहां पे एक लाइक बटन है, एक कमेंट बटन है, ठीक है। कोई यूजर आया, लाइक दबाया, फिर से कोई यूजर आया, लाइक दबाया, फिर से कोई यूजर आया, लाइक दबाया, इस पोस्ट के लाइक प्लस प्लस हो रहे हैं, ये फंक्शनैलिटी कहाँ लिखोगे तुम? ये फंक्शनैलिटी कहाँ लिखोगे? और तुम्हें ये चीज स्टोर भी करानी है, क्योंकि तुम फिर से फेसबुक खोलोगे, जीरो थोड़ी होता है, उतने के उतने ही रहते हैं, या फिर कभी कभी बढ़ जाते हैं क्योंकि कोई और यूजर भी आ गया, उसने लाइक कर दिया, किसी यूजर ने कमेंट कर दिया। ये डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है? डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है? फंक्शनैलिटी तुम बैकएंड की यहाँ लिख रहे हो, यूआई तुमने यहाँ बना दिया, ठीक है। मोंगो डीबी जी, ये एक डेटाबेस होता है, ठीक है। इट्स अ नो एसक्यूएल डेटाबेस। अब नो एसक्यूएल एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है वो भी उसी वक्त पढ़ेंगे, ठीक है। मोंगोडीबी एक डेटा नो एसक्यूएल डेटाबेस है जिसको हम यूज करेंगे, जहाँ पे हम सारी जो भी डेटा होगा ना वेबसाइट का हमारा, जो भी हमको स्टोर करना है, क्या किस यूजर ने लॉग इन करा, किसने लॉग आउट करा, मतलब सारी चीजें, किसने साइन अप करा, किसका ईमेल अप्रूव्ड है, कौन इंस्ट्रक्टर है, कौन एडमिन है, कौन किसकी वेबसाइट है ये, उसके कुछ ज़्यादा राइट्स होंगे ऑब्वियसली, कौन यूज़र है, नॉर्मल यूज़र है, किसने पेड सब्सक्रिप्शन ले रखी है, सब कुछ इसमें स्टोर होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये पूरा फ्लो है। ओके, तो नोड जेएस आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क नहीं है, बल्कि एक एनवायरनमेंट है जिसमें जावास्क्रिप्ट रन कोड रन होता है, ठीक है। तो नोड जेएस और रिएक्ट दोनों का ऑफन एक साथ यूज किया जाता है वेब डेवलपमेंट में। नोड जेएस सर्वर साइड लॉजिक को हैंडल करता है, और ये जो रिएक्ट है ये हमारा क्लाइंट साइड को हैंडल करता है, ठीक है। क्लाइंट मीन्स आप मैं बाकी सब लोग जो भी एक वेबसाइट को यूज करने वाले हैं। नोड जेएस क्या करता है? सर्वर साइड लॉजिक, मतलब जो पीछे लोग बैठे हैं इस वेबसाइट को हैंडल करने वाले, वो लोग, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया, क्लाइंट से मतलब यूजर फेसिंग जो भी इंटरफेस होता है वो हैंडल करता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन अलाउ करता है कि प्योर एप्लीकेशन को जावास्क्रिप्ट में ही लिखा जा सके, जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकता है। मतलब एक ही लैंग्वेज सीखनी है, जावास्क्रिप्ट सीखनी है, बात खत्म, ठीक है। HTML से स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, CSS से स्टाइलिंग्स करेंगे, जावास्क्रिप्ट सीख ली, बात खत्म। फ्रेमवर्क्स भी आ गए ऑप्टिमाइज वाले, बढ़िया तरीके का काम होगा, वेब डेवलपर बन गए बस, ठीक है। आसान है सब कुछ, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 होने वाला है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इस एक्साइटिंग जर्नी के लिए। शुरुआत करते हैं इस कोर्स की एकदम से शुरू से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, सेटअप कर लेते हैं इस वीडियो में। सेटअप करने के बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो सो अगर हम वेब डेवलपमेंट की दुनिया में कदम रख रहे हैं तो हमें एक अच्छा टेक्स्ट एडिटर ऑब्वियसली चाहिए होगा, राइट। तो सबसे बेस्ट एडिटर जो, मतलब तुम लोग की चॉइस अलग हो सकती है ऑब्वियसली, अगर तुम कंफर्टेबल हो किसी और एडिटर के साथ तुम कर सकते हो, वरना मैं तो यही यूज करता हूँ। एंड पूरे थ्रू आउट द कोर्स आई बी यूजिंग दिस एडिटर, ओके। सो आई एम गोना इंस्टॉल दिस वन, सो आई बी डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्टेप्स, सो लेट्स सी हाउ वी कैन इंस्टॉल दैट। सो ये इनका वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो डाउनलोड मैक यूनिवर्सल स्टेबल बिल्ड। मेरा सिस्टम मैक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। विंडोज़ वाले यहाँ पे क्लिक करो, मैक ओएस वाले यहाँ पे क्लिक करो, राइट। स्टेबल वर्जन यूज़ करना है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ईजी स्टेप्स है, ठीक है। तो विंडोज़ वालों के लिए भी सेम है, विंडोज़ वाले बस उस डाउनलोड बटन पे क्लिक करें, इंस्टॉलर खुल जाएगा, नेक्स्ट 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 करते जाना बस, और कुछ भी नहीं करना। आ रही बात समझ में? तो VS कोड जब हम इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन इंस्टॉल करने हैं, ठीक है, जो हमारी कोडिंग लाइफ को और भी बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे। जैसे कि एक एक्सटेंशन का एग्जांपल देता हूँ, एक प्रिटियर नाम का एक्सटेंशन है जो हमारे कोड को ना साफ और समझने लायक बनाता है, मतलब क्लीन कर देता है कोड को, मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है वो, ठीक है। एक लाइव सर्वर एक्सटेंशन होता है जो हमारे HTML और CSS फाइल्स को ना रियल टाइम अपडेट कर देता है। जैसे तुम कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे ब्राउजर में HTML और CSS की फाइल तुमने खोल रखी है, ताकि ऑब्वियसली तुम ब्राउजर में ही देखोगे ना, वेबसाइट बना रहे हो, ब्राउजर में कैसी दिख रही है वो। तो लाइव सर्वर एक्सटेंशन उसको लाइव मतलब जैसे तुमने कुछ कोड में चेंज करा ना, एकदम से तुम ब्राउजर में उस चीज को देख पाओगे। तो ये एक्सटेंशन बहुत मदद करता है, बार बार तुम्हें सेव करके वो फाइल दोबारा पूरी अपडेट करके फिर तुम उसे ब्राउजर में खोलोगे, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। बस स्वाइप करके तुम देख लोगे, अरे एक्सटेंशन से ना वो एकदम सेव हो गया और मैंने एकदम देख ली। टाइम बचता है इन सब एक्सटेंशन से बहुत, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं कैसे करना है। तो ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लिया है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ इस विंडो को, ठीक है। तो तुम डाउनलोड फोल्डर में जाओगे, तुम्हारे तो डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगा यहाँ पे ये VS कोड मैंने कहाँ डाउनलोड करा है, ओके ये है, ये VS कोड है, ठीक है। ये एक जिप फाइल है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, तो ये देखो यहाँ पे मेरे को एक एक्सट्रैक्टेड वर्जन मिल गया इस फाइल का, ठीक है।
तो मैकओएस यूजर सीधा डाउनलोड, ओके, एप्लीकेशंस खोल लो और इस वीएस कोड को ना यहाँ सीधा ड्रैग कर दो एप्लीकेशंस में। बस इतना ही करना था। और विंडोज वालों, अगर कोई डाउट आ रहा होगा मेरे को कमेंट्स में बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा उस डाउट को। वैसे तुमको आएगा नहीं, क्योंकि गेम्स भी तो इंस्टॉल करते हो यार, इंस्टॉलर पे नेक्स्ट 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 ही तो करना है, उसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलो फिर खोलते हैं इसको, वीएस कोड को देखते हैं क्या दिखता है। तो ओके, मेरा वीएस कोड यहाँ पे है, मैं वीएस कोड खोल रहा हूँ। ठीक है, चलो वीएस कोड खोल लेते हैं। पहली बार वार्निंग आएगी, ओपन कर लेना है यहाँ पे क्लिक करके, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन आ रहा होगा, जैसे मैंने तो लॉगिन कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि ये पहले से इंस्टॉल था ना, तो मैंने सारी चीजें हटाई नहीं थी, तो मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट दिखा रहा है। मैं इसको एक बार साइन आउट करके तुमको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तुम इसको ना लॉग इन कर लेना, साइन इन टू सिंक सेटिंग्स आ रहा होगा एक बटन, इसको लॉग इन कर लेना। तुम्हारा फ्रंट स्क्रीन थोड़ा लगा रहा होगा, थीम भी पूछ रहा होगा तुमसे, कुछ फोल्डर बनाने को कह रहा होगा। ठीक है, तो वो बना लेना। तो यहाँ से मैं ओपन विजुअल स्टूडियो कोड करा और मैंने गिटहब अकाउंट जो है मेरा उससे लॉग इन कर लिया। इससे क्या होता है ना, तुम अगर तुम्हारे पास डिफरेंट डिवाइसेज हैं और तुम अगर सेम अकाउंट से इंस्टॉल करोगे, तो जो भी सेटिंग्स तुम विजुअल स्टूडियो कोड की रखोगे यहाँ पे, वहाँ भी वही अपने आप सिंक हो जाएंगे, जो भी एक्सटेंशन वगैरह तुम इंस्टॉल करोगे। ठीक है, हम यहाँ पे एक फोल्डर ओपन कर लेंगे जहाँ पे हम अपना HTML का पूरा रखेंगे। तो मैं एक डेस्कटॉप पे ना फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे HTML उसका नाम रख लेता हूँ। ठीक है, तो हमने एक नया फोल्डर बना लिया HTML नाम का। यहाँ पे हम अपनी क्लास वाइज सारे कोड को जो भी हम करेंगे यहाँ सेव करेंगे, और मैं तुमको गिटहब का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। जिन लोगों को नहीं पता गिटहब क्या होता है, गिट क्या होता है, टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ सीखेंगे, स्क्रैच से सीखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्सटेंशंस दिख रहा होगा तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड पे, जब तुम पूरा सेटअप थीम वीम चूज कर लोगे, अकाउंट लॉगिन वॉगिन कर लोगे, उसके बाद आना यहाँ पे एक्सटेंशंस पे क्लिक करना। मैंने तो बहुत सारे एक्सटेंशंस कर रखे हैं यहाँ पे डाउनलोड, इतने ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरी है वही मैं बता रहा हूँ, उनको चुपचाप डाउनलोड करना है। क्वेश्चन नहीं पूछना किस लिए अभी, क्यों करना है, क्यों करना है। आसान करेंगे काम जब हम उस फंक्शनैलिटी को देखेंगे ना, तब मैं तुमको बताऊंगा कि ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाया था। ठीक है, तो अभी बेसिक सेटअप करवा रहा हूँ। पहले तो ऑटो क्लोज टैग को इंस्टॉल करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ तुम लोग की स्क्रीन पे, तुमको यहाँ सर्च करना है। ठीक है, सर्च करके दिखाता हूँ, ऑटो क्लोज टैग। मेक श्योर इंटरनेट कनेक्शन, मतलब तुम्हारा लैपटॉप जो है इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, ये ऑफलाइन नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर है। तो ऑटो क्लोज टैग तुम सर्च करोगे ना, तो यहाँ पे तुमको दिखेगा, ऊपर टॉप पे ही आ जाएगा। मैं इसको एक बार अनइंस्टॉल कर देता हूँ, तुमको दिखा देता हूँ, रिलोड कर लेता हूँ अपना VS कोड। अब मैं तुमको दिखाता हूँ ऑटो क्लोज टैग। ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्च कर रहा हूँ, सर्च हुआ, इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। बस 1 क्लिक इंस्टॉल है यार, कुछ नहीं करना, इंस्टॉल कर दिया, बस बात खत्म। तुमको मैं सारे टैग्स बता देता हूँ, कौन कौन से तुमको टैग्स, सॉरी टैग्स कह रहा हूँ, ये बता देता हूँ कौन कौन से एक्सटेंशन जरूरी है। एक ये ऑटो क्लोज टैग के बाद एक ऑटो रीनेम टैग कर लेना इंस्टॉल। ठीक है, और एक ये इंस्टॉल कर लेना बेबल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये बेबल E6 ES6 ES7 ये भी इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये बूटस्ट्रैप 5 क्विक स्निपेट्स ये वाला भी इंस्टॉल कर लेना। जब हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे तब तुम्हें पता समझ में आएगा कि ये एक्सटेंशन मैंने क्यों सॉल्व कराया था। एक्सटेंशन मतलब आदत थोड़ी बिगाड़ देते हैं वैसे, बट मज़ा भी बहुत आता है एक्सटेंशन यूज़ करने में, क्योंकि काम बहुत आसान हो जाता है एक्सटेंशन से। ठीक है, उसके बाद तुमको मैं बताता हूँ तुमको और कौन सा एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। ये वाला इंस्टॉल करना है ES7 प्लस रिएक्ट प्रोडक्ट्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स। ठीक है, इसमें कुछ स्निपेट्स हैं एक्चुअली, जो कि तुमको जो मतलब जो सेम चीज़ें होती है ना, जो हर फाइल में मुझे करनी करनी है, वो उसका हम स्निपेट बना लेते हैं एक्चुअली। मतलब उस कोड बेस को तुम लगा लो, जैसे C++ में क्या होता है, हैशटैग इंक्लूड iOS टीम यूजिंग नेम्स विद std इंट मेन। बार बार कौन लिखेगा यार, मुझे पता है C++ में हमेशा जब भी है वो चीज़ लिखनी लिखनी है, तो पहले से अगर बना हुआ है सीधा आऊँगा कोडिंग स्टार्ट करूंगा। तो ऐसे स्निपेट्स, रिएक्ट के भी कुछ ऐसे स्निपेट्स होते हैं, रिडक्स के भी कुछ होते हैं, राइट। तो इसलिए हमारे पास ये लाइब्रेरी है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा मैं क्या कर रहा हूँ। एक ये HTML CSS सपोर्ट इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा ये जावास्क्रिप्ट ES6 कोड स्निपेट्स भी इंस्टॉल कर लेना। देखते जा रहे हो ना स्क्रीन पे, साथ में साथ इंस्टॉल कर लो, क्योंकि ये फिर मैं अगले वीडियोस में जब मैं कोड कर रहूँगा ना, तो तुमको लगेगा अरे एकदम से कैसे लिख दिया, ये एकदम से कैसी चीज़ आ गई। तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बताऊंगा, बट फिर हम तेज तेज भी काम करेंगे कभी कभार, क्योंकि जब प्रोजेक्ट्स बड़े हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी काम करना होगा ना, तो तब ये एक्सटेंशन बहुत काम आ जाते हैं। ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है लाइव सर्वर।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंस्टॉल ज़रूर करना, क्योंकि जो भी तुम अपना HTML में जो भी तुम वेबसाइट बना रहे होगे ना, तब हम इसको यूज़ करेंगे। दो तरीके से HTML फाइल्स को ओपन करा जा सकता है, एक लाइव सर्वर है, एक तो तुम फाइल सेव करके ब्राउजर के थ्रू ओपन करो डायरेक्टली, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन वहाँ पे हमारा मदद आएगा। हम अगले जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें जब भी हम HTML डिस्कस करेंगे तब हम इस एक्सटेंशन का यूज़ देखेंगे, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो और कोई हमारे पास एक प्रिटियर जिसकी बात मैं अभी कर रहा था कि अगर तुम्हारी फॉर्मेटिंग बिगड़ गई है कोड की, तो सिर्फ एक राइट क्लिक एक्सटेंशन यूज करना है, फॉर्मेट करना है, पूरा कोड तुम्हारा बहुत सुंदर दिखेगा और बहुत आसानी से तुम उस चीज को पढ़ पाओगे, ठीक है। और तुम्हें समझ भी आ रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोड कोई रटता तो है नहीं, आज तुमने लिखा है 2 दिन बाद देख रहे हो और उस दिन तो समझ में आ रहा था, अरे आज समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत मैसी है, दिल ही नहीं कर रहा है पढ़ने का, राइट। तो ये प्रिटियर बहुत अच्छा है, इसको इंस्टॉल कर लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद एक ये भी इंस्टॉल कर लेना। आई थिंक ये स्निपेट्स वाला मैंने इंस्टॉल करवा दिया है, ठीक है। वो ES7 वाला लेटेस्ट था, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मत करना। एक ये टेलविंड CSS इंटेलिजेंस है, इसको भी इंस्टॉल कर लेना। जब हम टेलविंड पढ़ेंगे तो ये एक्सटेंशन तो बहुत काम आएगा, ठीक है। टेलविंड के लिए कह रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ, बहुत काम आएगा, क्योंकि बहुत लंबी लंबी वो होती है ना, लिखना पड़ता है, खाली इतना कौन लिखेगा यार, ठीक है। तो यही एक्सटेंशन है अभी, तो अभी के लिए यही एक्सटेंशन है, इतने इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। हमने VS कोड अपना सेटअप कर लिया है, विंडोज वाले यूजर्स है, मैक OS वाले यूजर्स भी, अगर कोई दिक्कत आ रही है कमेंट्स में बताइए मुझे। श्योर। तो दोस्तों इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आई होप सो आपने VS कोड को इंस्टॉल कर लिया होगा, सारे एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिए होंगे जो भी मैंने यहाँ पे दिखाए हैं आपको। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। एंड इफ यू विल प्रेस द बेल आइकन देन यू विल बी ऑलवेज नोटिफाइड व्हेनेवर आई पुट अ न्यू लेक्चर ऑन दिस प्लेलिस्ट, ओके। ये जो भी प्लेलिस्ट है, इसमें जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, आप अपने यूट्यूब अकाउंट पे इसको सेव कर सकते हो, ताकि आपको हर दिन नई वीडियो देखने में आसानी हो, ठीक है। हम कल से शुरू करेंगे HTML, तो तैयार रहिए एक नई लर्निंग जर्नी के लिए। सो थैंक यू। मुझे पता है इंट्रोडक्टरी वीडियो ही बहुत लंबी हो गई है, लेकिन कोई नहीं, आपको देखते हैं अगली क्लास में, ठीक है। स्टार्ट करोगे तो प्लीज़ एंड तक फॉलो ज़रूर करना, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है, ठीक है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।